बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करना है असेसमेंट का वो है फ़िज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ ईयर। अच्छा, जैसे हम लोगों ने असेसमेंट ऑफ एब्डोमेन डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होती क्या है, हेल्थ असेसमेंट क्या होती है, इसी तरह हम ईयर की आज असेसमेंट को डिस्कस करने लगे हैं। अगर बात की जाए ईयर की तो सबसे पहले हम लोगों को एनाटॉमी का पता होना चाहिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। अब हम अगर बात की जाए अपने ईयर की तो ईयर के हमारे पास कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो होता है एक्सटर्नल ईयर, उसके बाद हमारे पास होता है मिडल ईयर एंड लास्ट में हमारे पास होता है इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर के आगे फर्दर पार्ट होते हैं, एक ऑरिकल होते हैं और सेकंड होता है ऑटरी किनाल। अगर बात की जाए ऑटरी किनाल की तो हमारे पास एच शेप किनाल होती है, जो कि हमारे पास क्या होती है एक्सटर्नल ईयर से मिडल ईयर तक जा रही होती है। अगर स्वेट्स ग्लैंड्स हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है एनाटॉमी के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास ग्लैंड की ना मॉडिफाइड फॉर्म होती हैं। कुछ होते हैं जो स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ होते हैं जो सीबम को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास क्या करवाते हैं, वैक्स को प्रोड्यूस करवाते हैं, वैक्स लाइक सब्सटेंस। इसी तरह हमारे ईयर के अंदर भी ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। उन ग्लैंड्स का क्या होता है, उनके का क्या सेक्रेट करते हैं, वो हमारे पास क्रीमीनियम सेक्रेट करते हैं। अब क्रीमन क्या होता है, एक वैक्स लाइक मटेरियल होता है जो कि हमारे जो इनर ईयर होता है, जो हमारे ईयर होता है उसकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसको सॉफ्ट रखते हैं। इसके अलावा इसका एक और काम होता है, ये क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया वगैरह जा रहे होते हैं हमारे पास उनको अपने साथ स्टक कर लेते हैं ताकि वो जो और हम इन्फेक्शन से बचाते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या बात की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है, जो हमारे ईयर को क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है। अगर हम इसके लैंडमार्क्स की बात कीजिए तो सबसे पहले जो हमारे पास होता है एक मेलस होता है। मेलस हमारे पास क्या होता है, एक जो नियरेस्ट ऑर्डरी ओरिसिकल होती है, यानी कि हमारे पास जो नियरेस्ट बोन होती है मिडल ईयर की वो हमारे पास क्या होती है, मेलिस होती है। इसके अलावा एक इसका पार्ट होता है अम्बो। अम्बो हमारे पास क्या होता है, एक सेंट्रल लैंड, हमारे पास सेंटर पॉइंट जो हमें क्या कहते हैं पैनिक मेम्ब्रेन में नज़र आ रहा होता है, वो हमारे पास क्या होता है, अम्बो पॉइंट। कॉर्नर फ्लाइट होती है, ये हमारे पास ऑटोस्कोप से जो लाइट की रिफ्लेक्शन होती है उसको शो करवाती है। पेयर्स फ्लेक्सीडा, ये हमारे पास जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होते हैं ना उसका टॉप पोर्शन होता है जो कि हमारे पास लेस टोन नज़र आता है दैन बॉटम पोर्शन। एंड द लास्ट वो हमारे पास क्या बच्चा, ड्रम का दूसरा नेम होता है परस्टेंसा। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट बात की जाए मिडल ईयर की तो मिडल ईयर हमारे पास क्या होती है, एक स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी होती है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक बोन के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है। अब इसको हम बात कीजिए मिडल ईयर का क्या काम होता है, ये हमारे पास सेपरेट करती है मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर सेपरेट होता है ईयर ड्रम से, जिसे हम कान का पर्दा भी कहा जाता है। अगर मिडल ईयर की बात कीजिए तो इसकी 3 छोटी बोन्स होती हैं। इसके अलावा इनका सेकेंड नेम होता है ऑर्टरी ओसिकल्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं मिलस, इनकस एंड स्टेपिस। ये तीनों जो बोन होती हैं ये आपस में मिलकर क्या करवाती हैं, जो हमारी साउंड होती है उसको आगे ट्रांसफ़र करवाती हैं इनर ईयर की तरफ। अब इनर ईयर का सेकंड नेम होता है हमारे पास लेब्रिनेंथ। ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये एक तो हमारी साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेकंड हमारी जो पोजीशन होती है उसको मेंटेन करने में भी हमें हेल्प आउट करवाती हैं। बोनी लेब्रिनेंथ के भी हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कोक्लिया, वेस्टिब्यूल्स एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास क्या करती हैं, हमारी पोजीशन को सेंस करवाते हैं, जो हेड की मूवमेंट होती है ना उसको भी एडजस्ट करवाती हैं। ये हमारे पास पूरी एनाटॉमी बताई हुई है। एक्सटर्नल ईयर, उसके बाद ईयर किनाल क्या होती है, पिना हमारे पास क्या होता है, ये ड्रम क्या होता है, मिलस, इनकस, ऑर्गन ऑफ वेनिस, यहाँ पे सब बताया हुआ है इस पिक्चर में। और ये इनर किनाल है। अब यहाँ पे इनर किनाल का इनर ईयर का ना हमारे पास 2 रोल प्ले होते हैं। सबसे पहले एक रोल होता है, एक पोजीशन को मेंटेन करवाता है, दूसरा जब हम हेड की मूवमेंट करते हैं ना तो उसको भी एडजस्ट करवाता है और हमारा जो बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करता है। अब जो हमारे पास अगर एक पेशेंट है तो जो उसके हमारे पास कॉमन प्रॉब्लम होते हैं हेयरिंग के, वो कौन कौन से होते हैं, एक तो उसको क्या होता है, सुनाई में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब इसकी भी डिफरेंट रीज़न हो सकती है कि एज की वजह से भी हो सकती है या उसके इनर किनाल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसको प्रॉब्लम आते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रीब्यूकोसिस। सेकंड, उसके ईयर से डिस्चार्ज हो सकता है, वो डिस्चार्ज किसी भी किस्म का हो सकता है। अगर जो ईयर से डिस्चार्ज होगा उससे हम कहेंगे ओटोरिया। लास्ट हमारे पास फिर आ जाते हैं ईयर पेन। ईयर पेन को हम लोग कहते हैं ईयर है कि अब अगर इसके ईयर के अंदर कोई भी रिंगिंग क्रैकलिंग हमें उसको सुनाई दे रही है ना पेशेंट को, क्लाइंट को, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टिनाइटस। वर्टिगो हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, क्लाइंट को ये शो हो रहा है कि उसकी जो सराउंडिंग की थिंग्स होती है वो मूव कर रही होती हैं।
अब अगर सब्जेक्टिव वर्टिगो में हमारे पास क्या होता है, क्लाइंट फील कर रहा है कि उसका सर घूम रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आता है, उसको क्लाइंट ये फील करता है कि जो सराउंडिंग आसपास की चीज़ें हैं ना वो उसकी मूव कर रही हैं। सबसे पहले अब इसकी असेसमेंट है। असेसमेंट में हमने कैसे पढ़ना है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है, क्लाइंट को हमने कंफर्टेबली बिठाना है, उसके बाद उसकी एग्जामिनेशन करते वक्त। सेकंड, हमने उससे क्लाइंट की जो एंजाइटी वगैरह होती है उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है, उसको बताना है हम आपका प्रोसीजर इस वजह से कर रहे हैं और आपने किसका ये हमें बेनिफिट होगा, इसलिए हम लोग आपका प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो भी हमें एग्जामिनेशन में हम लोगों ने जो भी चीज़ एबनॉर्मलिटीज़ फाइंड आउट करेंगे हमने उसको लिख लेना, ताकि हमें बाद में हम अच्छे से डायग्नोस कर सकें। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, बहुत सिंपल सा। एक आपको रोम्बर्स टेस्ट के लिए एक वॉच चाहिए होगी, ठीक है। इसका ट्यूनिंग फोर्क चाहिए होगा, ऑटोस्कोप चाहिए होगा। अगर हमारे पास आ जाती है एक्सटर्नल ईयर के स्ट्रक्चर। अब हम लोगों ने असेसमेंट के अंदर क्या होते हैं टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। अब यहाँ जो टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, कि इंस्पेक्शन एंड दूसरी पल्पेशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इंस्पेक्ट करना उसके ऑरिकल के, उसके पिन्ना को इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। उसके टैगस एंड लोब्यूल्स वगैरह को इंस्पेक्ट करना है। सेकंड, हमने क्या करना है, उसका जो ईयर का साइज़ होगा उसको नोट डाउन करना है, उसकी शेप, उसकी पोजीशन को भी हमने क्या करना है, मॉनिटर करना है। नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर क्या होगा, जो उसके दोनों कान होंगे वो बाइसिमेट्रिकल होंगे, यानी कि दोनों की इक्वल पोजीशन होगी। और हमारे पास जो नॉर्मली होती है इसकी रेंज कितनी होती है, 4 to 10 सेंटीमीटर इन साइज़। ये MCQs आया हुआ था UHS में हमारी बार। सेकंड, हमारे पास क्या होता है, ये जो ऑरिकल्स होते हैं ना हमारे पास, वो कॉर्नर ऑफ ईच आई से क्या होते हैं, हमारे पास अलाइंड होते हैं। और हमारे पास 10 डिग्री ऑफ वर्टिकल पोजीशन से तकरीबन 10 डिग्री ऑफ एंगल इसका होता है। अगर हमारे पास बात की जाए अब नॉर्मल फाइंडिंग, अगर तो जो ईयर की रेंज होती है वो 4 सेंटीमीटर से स्मॉल या 10 सेंटीमीटर से लार्ज होगी तो उससे हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये भी अब नॉर्मल केस आएगा। ये हमारे पास ज़्यादातर किस केस में नज़र आता है, हमारे पास जेनिटल यूरिनरी डिसऑर्डर्स में या क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स के अंदर हमें ये चीज़ें शो होती हैं। नॉर्मली वैसे तो साइज सेम होता है, लेकिन दो कंडीशन होती है जिसमें एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स आ सकते हैं, दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, जेनिटल यूरिनरी डिसऑर्डर्स के केस में क्या हो सकता है, अलाइनमेंट मिस हो सकती है। अब ये हमारे पास ईयर की नॉर्मल हमें इमेजेस होती हैं कि ये किस तरह से होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका ईयर लोब्स बिल्कुल अटैच होता है फेस के साथ, कुछ ऐसे होते हैं ईयर लोब सेपरेट होता है, ठीक है। कुछ ये हमारे पास डिफरेंस वो है। सेकंड चीज़ हमने क्या क्या नोट करना, हमने लेयंस देखने हैं, इसके डिस्कलरेशन देखेंगे, डिस्चार्ज देखेंगे। नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर क्या होगा, हमारी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है, उस पर कोई लेयंस नहीं प्रेजेंट होते, कोई लम्ब्स नहीं प्रेजेंट होते, कोई नोड्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते, और जो कलर होता है वो भी फेशियल जो हमारे फेस का कलर होता है ना उसके साथ रिजेम्बलेंस करवाता है। अब नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर क्या क्या आ सकता है, हमारे पास जो प्री ऑरिकुलर एंड पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या काम करवाते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करवाते हैं, और हमारी जो इम्यूनिटी होती है उनको इन्हेंस करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं हमारे ब्लड की। तो हमारे पास वो इलाज हो सकते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा टॉफिक यानी कि नॉन टेंडर हार्ड क्रीम के नोड्यूल्स जो कि आपको हेलिक्स पे नज़र आ सकते हैं, ये गाउट की कंडीशन में नॉर्मली होता है। इसके अलावा जो सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं पोस्ट ऑरिकुलर सिस्ट के केस में। फिर हमारे पास आ जाते हैं अल्सरेटेड क्रस्टेड नोड्यूल्स दैट ब्लीड, यानी कि स्किन कैंसर के केस में क्या हो सकती है, ये जो नोड्यूल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है। रेडनेस, स्वेलिंग, स्कार्ड, इचिंग, ओटाइटिस एक्सटर्नल के केस में हो सकता है। अब ओटाइटिस एक्सटर्नल क्या होता है, बेसिकली ये हमारा जो एक्सटर्नल ईयर होता है ना इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पेल ब्लू कलर हो सकता है, ये फ्रोस्ट बाइट की कंडीशन में होता है। अब फ्रोस्ट बाइट क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जब आप ज़्यादा देर तक सर्दी में रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कोल्ड है, उस केस में आप लोगों को क्या हो सकता है, आपके जो ईयर्स या आपके जो स्किन का कलर हो सकता है वो ब्लूइश फॉर्म में हो सकता है। तो ये हम इसे क्या कहा जाता है, फ्रोस्ट बाइट। ये हमारे पास आगे बताया गाउट टॉफी। इसके अलावा गाउट में क्या हो सकता है, हमारे पास जो हमारी यूरिक एसिड की जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है बोन की, तो उस केस में हमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये हमारी जो कंडीशन होती है ये क्या होती है, गाउट की कंडीशन। इसी तरह यहाँ पे भी हो सकता है। अब सेकंड हमने डिस्कस करना पल्पेट करना। पल्पेट किसको करेंगे, ऑरिकल को एंड मेस्टोइड प्रोसेस को।
अब अगर बात कीजिए नॉर्मली में क्या होगा, हमारे जो ऑरिकल और जो ट्रैगस एंड मेस्टोइड प्रोसेस होता है उसमें कोई टेंडेंसी नहीं नज़र आएगी, कोई हार्ड चीज़ आपको नज़र नहीं आई, वो सॉफ्ट होंगे। अब नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर हो सकता है आपका जो पिन्ना होता है वो ऑरिकल जो आपका जो ऑरिकल होता है वो पेनफुल हो सकता है। इसके अलावा ये बेसिकली किस केस में हो सकती है, इन्फ्लेमेशन अगर कोई भी आपकी यूनिट की हो सकती है तो वहाँ पे आपको क्या होगा, आपके ऑब्वियसली आपके जो पिन्ना या ऑरिकल होगा वो आपको पेन करेगा। सेकंड हमारे पास क्या बात की जाए मेस्टोइड प्रोसेस। मेस्टोइड प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, हमारे ईयर की बैक में जो बोन होती है वो बेसिकली मेस्टोइड प्रोसेस, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है। इंटरनल ईयर के बहुत सिंपल सा क्या होगा, हम कैसे एग्जामिनेशन करेंगे। अब एक्सटर्नल ईयर तो हम लोग को नज़र आ रहा था तो हम लोग इजीली एग्जामिनेशन कर ली, लेकिन इंटरनल ईयर के ऊपर हम एग्जामिनेशन के लिए ऑटोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। ऑटोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके साथ लाइट लगी होती है, उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इंटरनल ईयर का एग्जामिनेशन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट किस चीज़ को करेंगे, ऑटरी किनाल को इंस्पेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्चार्ज देखेंगे, उसका अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके हम कलर देखेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे। नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर क्या हो सकता है, एक अडोल्टस क्रीमेन ही डिस्चार्ज होगा। अब नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर क्या हो सकता है, हमारे पास फाउल स्मेलिंग स्टिकिंग येलो डिस्चार्ज होगा। टाइटस एक्सटर्ना के केस में या कोई भी फॉर्जन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर होगी तो उस केस में हमें ये कलरफुल डिस्चार्ज होगा। इसके अलावा हमारे पास आ गया ब्लडी प्लूरल डिस्चार्ज हो सकता है, जो कि ओटाइटिस मीडिया के केस में हो सकता है। अब ओटाइटिस मीडिया हमारे पास मिडल ईयर की इन्फ्लेमेशन होती है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, तो उस केस में हमारे पास ब्लडी वगैरह डिस्चार्ज होगा। और ब्लडी और वाटरी डिस्चार्ज हमारे पास किस केस में होगा, जब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है तो ये हमारे पास कब होगा, जब स्कल के अंदर कोई भी ट्रॉमा होगा, स्कल की कोई इंजरी होगी तो उस केस में हमारा सेरिब्रल डैमेज होगा। अच्छा, हमारे ईयर का और जो ब्रेन का ना एक हमारे पास कनेक्शन होता है, ठीक है, जिस तरह से हमारी ये पोजीशन को मेंटेन करते हैं, इसीलिए हमारे पास ब्लड और वाटरली ड्रेनेज हो सकता है। ईयर कैनाल को हम लोगों ने अगर देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑटोस्कोप को यूज़ करेंगे। और ऑटोस्कोप हम लोग ने क्या करना है, हम लोगों ने क्या करना है, किनाल के अंदर ऑटोस्कोप को इंसर्ट करना। उसके बाद हमें जो क्लाइंट का जो हेड होती है उसकी पोजीशन को मेंटेन करवाना है ऑटोस्कोप की, ताकि जो हमारा ऑटोस्कोप होगा वो कंफर्टेबल ही रहे। इसके अलावा हमने ईयर किनाल को स्ट्रेट करना है, ऑरिकल की जो ग्रेस्प करेंगे हम लोग और जेंटली, ठीक है। इतनी ये नहीं कि हमने उसके कान को पकड़ना है और हार्ड से पकड़ के रख लेना, ऐसे नहीं करना। हम लोगों ने सॉफ्टली उसकी जो ऑरिकल होगा उसको हमने प्रेस करना है, ताकि हमारा जो पेशेंट को भी अनकम्फर्टेबल या उसको पेन नहीं हो। इसके अलावा हमने उसको मूव करना है अपवर्ड बैकवर्ड स्लाइडली अवे फ्रॉम दी हेड। ये ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम के अंदर हमारे पास क्या हो सकती है, ईयर ड्रम का एक ही काम होता है, ये हमारे इंटरनल ईयर और हमारे पास मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट करता है। हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करेंगे किसको, हम लोग ईयर जो किनाल होंगी उनको हम उसके कलर देखेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे, और उसके अंदर अगर कोई नोड्यूल्स प्रेजेंट है तो हम उसको देखेंगे। नॉर्मली तो हमारे पास कोई जो हमारे किनाल के वॉल्स होंगे नॉर्मली वो पिंक होंगे, स्मूथ होंगे, उसमें कोई नोड्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। अब नॉर्मल केस में क्या हो सकता है, वहाँ पे कोई भी नोड्यूल्स या ही स्वोलन किनाल्स हो सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पॉलिप हो सकती हैं, जो कि ईयर ड्रम का जो हमें व्यू होता है वो उसको ब्लॉक कर सकती हैं। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन को इंस्पेक्ट करना है। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, ईयर ड्रम होता है। अब इसका हमने कलर देखेंगे, शेप देखेंगे, कंसिस्टेंसी देखेंगे एंड मार्क्स देखेंगे। अब नॉर्मल क्या होगा, इसका पेयरली ग्रे शाइनिंग एंड ट्रांसपेरेंट हो सकता है, इसके अलावा कोई बल्जिंग नहीं होगी, कोई रिट्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन अब नॉर्मल केस के अंदर हमारे पास टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी, वो रेड भी होगी, बल्जिंग भी होगी, इसके अंदर हो सकती है। इसके अलावा डिमिनिश या एब्सेंट लाइट रिफ्लेक्स हो सकता है। येलोविश, ये ब्लूइश एंड वाइट स्पॉट, ये सब उसमें अबनॉर्मलिटी के केस में हो सकती हैं। अगर हमने बात की जाए ईयर एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना, तो एग्जामिनेशन के लिए हम लोग कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे, हमारे पास एक विस्पर टेस्ट होता है, हमारे पास रैनिंग टेस्ट होता है, वेबर टेस्ट होता है एंड इसके साथ एक रोम्बर्स टेस्ट होता है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास, अगर हमने ऑटरी सर्टी को हम लोगों ने अगर मॉनिटर करना है, उसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल से। हमने क्लाइंट को पहले तो हमने प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है। जब हमने प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है ना, तो हम लोगों ने पेशेंट से एक बार पूछ लेना कि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं तो आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो। सेकंड, हम लोगों ने कैसे प्रोसीजर को परफॉर्म करना है, बहुत सिंपल से। हम लोगों ने क्या करना है, पेशेंट के पीछे बैठना है, ठीक है, लेकिन 2 फीट स्टे अवे। अच्छा, विस्पर टेस्ट को परफॉर्म करने के सबसे पहले आपने क्लाइंट को कहना है कि उससे हमने पहले बिफोर स्टार्टिंग प्रोसीजर हमने उससे पूछना है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे आपके कान में सुनाई में मसला हो, ठीक है। सेकंड, हमें किस तरह से प्रोसीजर को परफॉर्म करना है, सबसे पहले तो हमने क्लाइंट से क्या करना है, 2 फीट अवे हम लोगों ने से खड़े होना है,
पीछे खड़े होना, आगे नहीं, ठीक है, ताकि हम जब लिप्स को मूव कर रहे हैं तो क्लाइंट को इसका आइडिया नहीं हम क्या मूव कर, हम क्या बोल रहे हैं। सेकंड, हम लोगों ने जिस कान को परफॉर्म करना है ना, ठीक है, जिसके लिए टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, चेक करना है जिस कान को, ठीक है, उससे जो सेकंड वाला हमारा ईयर होगा जो बिल्कुल नॉर्मल होगा, हमने उसको क्या करना है, सबसे पहले क्लोज़ करना है। उसको हमने क्लाइंट को कहना है कि उसको क्या करें, वहाँ पे अपना हाथ रखे, ठीक है। सेकंड, हमने क्या करना है उसके बाद, ताकि जो साउंड होगी दूसरे कान में ट्रैवल नहीं करे, ताकि उसको पता लग जाए, ठीक है। सेकंड, हम लोगों ने सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग प्रोसीजर हम लोगों ने बोलने से पहले क्या करना है, एक डीप ब्रीथ लेना है, ताकि जो हमारी वॉइस होती है वो बिल्कुल क्लियर रहे। और हम लोगों ने किस तरह से वर्ड्स को यूज़ करना है, हम लोग बेसिकली कम्बिनेशन को वर्ड्स को यूज़ करना है, यानी कि हम एक लाइन बोल सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं 2 से 3 वर्ड्स को इकट्ठा करके बोल सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, लेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक 3U1। अगर हम बात की जाए कैसे हमें, अब हमने जो रिज़ल्ट होगा जो नॉर्मली होगा तो जो इनिशियल सीक्वेंस होगा वो करेक्टली रिस्पॉन्स करेगा क्लाइंट। लेकिन अगर बात कीजिए, अगर नॉर्मली ये भी होता है कि हम वो क्या करें, कुछ वर्ड्स को करेक्ट हमें रिस्पॉन्स करें, कुछ का ऐसे गलत हो सकते हैं, इसको भी हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर स्पीकिंग 6 to 7 वर्ड्स, अगर क्लाइंट हमें उसमें से 3 वर्ड आपको करेक्टली रिस्पॉन्स कर रहा है, इसका मतलब वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर वो 4 to 7 मतलब 4, 5, 6 से ज़्यादा मतलब इतने वर्ड्स वो रोंगली वो कर रहे हैं ना, स्पीक कर रहा है, ठीक है, हम रिस्पॉन्स करें, तो इसका मतलब है कि उसकी ईयर के अंदर वाकई ही प्रॉब्लम है, हेयरिंग प्रॉब्लम है उसको, ठीक है। ये हमारे पास था ये विस्पर टेस्ट। इसको दोबारा से मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत सिंपल सा। क्या होना, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्लाइंट से पूछना है कि आपको हेयरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। सेकंड, हमने किस तरह से परफॉर्म करना है, हमने 2 फीट उसके पीछे खड़े होना है, ठीक है, ताकि जो हमारे लिप्स होंगे उसकी जो मूवमेंट होगी क्लाइंट को नहीं शो। सेकंड, हमने फिर क्या करना है, हम लोगों ने जो एक उसका जो वर्किंग वाला बिल्कुल ठीक वाला जिसका ईयर होगा उसको हम लोगों ने क्या करना है, वहाँ पे अपने फिंगर्स रख ले, हैंड रख ले, ठीक है, ताकि हमें ये नहीं हो कि साउंड करेक्ट वाले में जाए और जो जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो, हमें सही से रिस्पॉन्स ही नहीं आए। फिर थर्ड नंबर पे हमने क्या करना है, डीप ब्रीथ लेना, उसके बाद हमने बोलना स्टार्ट करना, और बोलना हमने ऐसे करना कि हमने 2 से 3 वर्ड्स का कम्बिनेशन के तौर पर यूज़ करना है, और उसके बाद हमारे जो क्लाइंट हमें रिस्पॉन्स करेगा तो वो हमें बताएगा कि ये नॉर्मल है कि नहीं। अब वेबर टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम तो यही चांसेस होते हैं कि यही आ जाए। अब वेबर टेस्ट हो तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको परफॉर्म किस तरह करना है, हमें ट्यूनिंग फोर्क से हमने इसको परफॉर्म करना है। अब जो ट्यूनिंग फोर्क जो होगा ये सिंपल से ये क्या करेगा, हम लोग ये इससे हम लोग कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस और साथ हमारे पास क्या होगा, सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस से हमें इसे आइडिया होगा। कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस यानी कि हमें ये बताएगा कि जो हमारे बोन्स के अंदर प्रॉब्लम है या हमारे पास कोई और प्रॉब्लम है। सबसे पहले कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस, इसमें सिंपल सा हमारे पास क्या होता है, जो हमारी जो साउंड होती हैं वो मिडिल ईयर से इनर ईयर के अंदर ही ट्रैवल नहीं होती। और सेंसी न्यूरल के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम के अंदर स्पेसिफिक ईयर का पार्ट होता है वो डैमेज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो साउंड होती हैं वो हमें सुनाई नहीं देती है। सिंपल से हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जो ट्यूनिंग फोर्क होगा उसको स्ट्राइक करना है किसके साथ, अपने हैंड के बैक के साथ। उसके बाद हम लोगों ने क्लाइंट का जो हेड होगा, जो उसका माथा होगा, उसका फोर हेड होगा, वहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ट्यूनिंग फोर्क रखना है। सिंपल सा क्या करना है, ट्यूनिंग फोर्क को सबसे पहले अपने बैक ऑफ दी हैंड हमने क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है, स्ट्राइक करना होता है। उसके बाद हम लोगों ने उसको फ़ौरन से अपने जो क्लाइंट का फोर हेड होता है वहाँ पे उसके सेंटर में रखना होता है। अब सेंटर में ही रखना होता है, ये नहीं कि हम साइड पे कर दें, ठीक है। सेंटर में रखने के बाद हम लोगों ने क्लाइंट से पूछना होता है कि उसको किस कान में ज़्यादा अच्छी साउंड सुनाएगी, ठीक है, या तो दोनों में या किसी एक में उसको अच्छी सी साउंड सुनाई देगी। अगर तो हमारे पास हेयरिंग लॉस का प्रॉब्लम कंडक्टिव होगा तो उसकी क्या होगा, हमारे पास जो अफेक्टेड ईयर होगा यानी कि जो इसका ईयर डैमेज है ना, उसके अंदर ज़्यादा वॉइस अच्छी सुनाई देगी। अगेन रिकॉल करती हूँ, सिंपल सा क्या है, ट्यूनिंग फोर्क को हम लोग स्ट्राइक करना है किसके साथ, अपने बैक ऑफ हेड के साथ, बैक ऑफ हैंड के साथ। देन हम लोगों ने उसको क्लाइंट के सेंटर ऑफ हेड रखना है। एंड द थर्ड हमारे पास हमने उसको क्या करना होता है, अगर तो उसके कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है यानी कि मिडिल ईयर से इनर ईयर की तरफ साउंड ट्रैवल नहीं कर रही, तो उसके जो हमारे पास अफेक्टेड ईयर होता है वहाँ पे साउंड ज़्यादा अच्छी सुनाई देगी। और सेंसी न्यूरल के अंदर जो हमारा नॉर्मल होगा वहाँ पे साउंड ज़्यादा सुनाई देगी। ये हमारे पास है वेबर टेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा वेबर टेस्ट के अंदर। फिर हमारे पास आता है रैनिंग टेस्ट। अब रैनिंग टेस्ट होता है, हमने लास्ट वाला कंडक्टिंग और सेंसी न्यूरल हमारे पास इम्बैलेंस का हमें आइडिया हुआ। इसकी वजह से क्या होता है, ये हमें बताता है ईयर या हमारे पास क्या होगा बोन कंडक्शन साउंड के अंदर, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम की तरफ बताता है हमें।
इसमें भी हमने सिंपल सा क्या करना है, ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करना है और हमने भी जो बैक ऑफ ट्यूनिंग फोर्क होती है उसको हमने मेस्टॉइड प्रोसेस पे रखना होता है, ठीक है। वहाँ पे हमने हेड पे रखा था कहाँ, वेबर टेस्ट में, और यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ रखना है, मेस्टॉइड प्रोसेस में। मेस्टॉइड प्रोसेस हमारे कान के पीछे होते हैं, ठीक है। अब हमने उसके बाद क्लाइंट से सुनना है कि जब हम लोगों ने क्या करना होता, और फिर हमने क्लाइंट से पूछना होता है कि उसने बताना जब उसको साउंड नहीं सुनाई देगी कोई भी, ठीक है। अब सेकंड हम लोगों ने क्या करना, जो ट्यूनिंग फोर्क होगी उसको हम लोगों ने एक्सटर्नल ऑडिटरी किनार के पास रखना होता है, और फिर क्लाइंट से पूछना है कि जब उसको साउंड अच्छी से सुनाई देगी, जब हमने फोर्क को मूव करना है तो उसने हमें बताना है, ठीक है। अगेन रिकॉल करती हूँ, ट्यूनिंग फोर्क को हमने स्ट्राइक करना, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, मेस्टॉइड प्रोसेस पे रखना। अब मेस्टॉइड जब हमने ये प्रोसीजर करेंगे तो हमने क्लाइंट से पूछना, तो उसने हमें वो हमें बताए कि जब हम ये मेस्टॉइड प्रोसेस पे रखें, जब साउंड उसको कोई भी सुनाई नहीं देगी तो उसने हमें इन्फॉर्म करना है। सेकंड हम लोगों ने क्या करना है, उसी ट्यूनिंग फोर्क को जो हमारा ऑडिटरी किनाल होता है वहाँ पे लाना है और उससे पूछना है कि आपने बताना कि कब आपको साउंड बहुत अच्छी सुनाई दी, ठीक है। ये हमारे पास बोन कंडक्शन और एयर कंडीशन के अंदर हमें बताता है एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है रोम्बर्स टेस्ट। रोम्बर्स टेस्ट बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, क्लाइंट को कहते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो, उसकी जो दोनों लेग्स होंगी बिल्कुल साथ होनी चाहिए। सेकंड हम लोगों ने क्या करना है, अपने जो उसके आर्म्स होते हैं उसको साइड की तरफ ओपन कर ले, और अपनी जो आइज़ होती है उसको भी ओपन कर ले, और उसके पहले आइज़ को ओपन करे, बाद में आइज़ को क्लोज करे, और उसके बाद हमें 20 सेकंड तक क्लाइंट की जो पोजीशन होती है ना उसको देखना होता है। अब क्लाइंट अगर तो अपनी 20 सेकंड तक अपनी पोजीशन मेंटेन कर पाता है ना, तो इसका मतलब है जो उसका रोम्बर्स टेस्ट होता है वो नेगेटिव है, ठीक है। और वो बिल्कुल उसकी जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास वो 20 सेकंड से पहले ही वो गिर जाए या उसकी पोजीशन के अंदर कोई भी चेंज आ गया, तो इसका मतलब है कि उसको कोई भी वेस्टिब्यूलर प्रॉब्लम है या उसके क्या हो सेरेब्रम में प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमारे पास इस तरह से हम रोम्बर्स टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ये हमें ये बताता है कि पॉजिटिव होगा तो ये हमें ये बताएगा कि बैलेंस के अंदर प्रॉब्लम है, यानी कि आपके जो ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम है। अभी तक हमने बहुत सिंपल सी ईयर की एग्जामिनेशन की है। सबसे पहले हमने इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस की, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, किस तरह से हम लोग अपने इनर ईयर को हम लोग एग्जामिन करते हैं, किस तरह से हम एक्सटर्नल ईयर को हमारे पास एग्जामिनेशन होती है। इसके अलावा हमारे पास टेस्ट है। सबसे पहला टेस्ट हमने पढ़ा था विस्पर टेस्ट, उसके बाद हमारे पास रैनिंग टेस्ट है, वेबर टेस्ट है, उसके साथ एक और हमारे पास टेस्ट होता है, वो कौन सा होता है, रोम्बर्स टेस्ट, ठीक है। यहाँ तक एग्जामिनेशन ओवर हो गया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।